हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा जीएस पॉइंटर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आपको सभी सामान्य अध्ययन के टॉपिक को कवर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। जिसमें अभी तक हमने पॉलिटी के टॉपिक को कवर कर लिया है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है, जिसमें इसका पार्ट फर्स्ट हमने वे भी कंप्लीट कर लिया। चलिए तो देख लेते हैं पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक कवर किए हुए हैं। फिर जानेंगे पार्ट सेकंड के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। कि पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने टॉपिक कवर किए हैं भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ, उद्देशिका, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता। यहाँ तक हमने इन टॉपिक को कवर किया, यानी कि इस बुक के अंतर्गत 9 टॉपिक को कवर किया। आज के हमारे टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इन टॉपिक की श्रृंखला को, जो कि हमारी आज से शुरू होती है मूल अधिकार से। मूल अधिकार के संदर्भ में हमारा पहला टॉपिक आता है, मतलब कि पहला क्वेश्चन आता है कि एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण में से वह कौन सा कारक है जो किसी उदार लोकतंत्र की स्वतंत्रता में सर्वोत्तम सुरक्षा नियत करता है। तो इसके उत्तर होता है शक्तियों का पृथक्करण। फिर इसका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कथन दिए गए हैं, जो कि आपको याद कर लेना है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। फिर क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ये किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्ण के द्वारा। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके द्वारा दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार कौन है? वाद योग्य है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में जानते हैं कि मौलिक अधिकार आपात स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। तो ये 20-21 को छोड़कर आपातकाल स्थिति में इसे निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही वक्तव्य जान लेते हैं, जिनको डायरेक्ट ही याद करना है कि ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा कि ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति है। तो इसके अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही वक्तव्य है। फिर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15, अवसर की समानता अनुच्छेद 16, या आर्थिक समता इसमें शामिल नहीं है। अब आता है आपका कि संवैधानिक प्रावधानों को संसदीय और राज्य विधानमंडल के संदर्भ में बनाए गए नियमों और कानून की प्राथमिकता प्रदान करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। समता का अधिकार किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, 17 और 18 आते हैं। मतलब कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वह अनुच्छेद 14 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र हो। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में एक मूल अधिकार है, जिसे वर्गीकृत किया गया समता के अधिकार के अधीन। अब आता है क्वेश्चन कि निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्भूत भाग में संरक्षित किया गया है, वह भाग 3 के अनुच्छेद 21 के तहत। अब आता है क्वेश्चन कि मद्रास राज्य बनाम दोहराए जन्म 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है वह कौन सा है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अब आता है कि शिक्षण संस्थाओं में जैसे गैर सरकारी, गैर अनुदान प्राप्त, समृद्ध और अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई अनुच्छेद 15 के क्लॉज 5 के अंतर्गत। क्वेश्चन आता है कि संविधान के वे अनुच्छेद जिनके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नियोजन में आरक्षण प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) के अंतर्गत। खैर कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें दोनों कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे के स्पष्टीकरण हैं। कथन कहता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य समान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है।
और फिर कारण आता है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप में प्रशासित की जाएगी। तो कथन और कारण दोनों ही सही है। फिर आता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक यह प्रदान किया गया है। क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के समतुल्य मानने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों में सक्षम किया गया है। तो इसमें आता है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना है, तभी इसमें समतुल्य मानने के निम्नलिखित प्रावधान को यह पूरा करता है। फिर आता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के संबंधित अधिकार कौन से हैं। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ICPCR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन एवं किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 17 द्वारा न्यायालय अपराधित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई भी कृत अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध के संबंध में आता है तो वह अनुसूचित जाति के सदस्य होंगे। अब आता है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों में किया जाता है। पहला, कानून बनाकर, दूसरा शिक्षा की उन्नति द्वारा और तीसरा जनजागरण के द्वारा। फिर आता है कि मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट होता है। वह समता के अधिकार में। कथन और कारण दिए गए जिसमें दोनों सत्यों और एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। कथन कहता है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिस्सा का सबसे खराब स्वरूप है और कारण कहता है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। अब आता है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। किसके अंतर्गत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करते, किंतु वह आज़ादी अंतर्निहित होती है। अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज का में भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। वह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क्लॉज 1 के अंतर्गत। अब आता है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार की शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने से स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कि शांतिपूर्ण इकट्ठा होना एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए और इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबंध नहीं लगाया गया अवांछनीय आलोचना के आधार पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण संबंधित है। वह अनुच्छेद 21 आता है। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 को व्यक्ति की विधि से यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 आता है। फिर आता है अनुच्छेद 19(1) के क्लॉज 1D में अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त किया गया है एकांतता या निजता का अधिकार। फिर क्वेश्चन आता है कि निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया। भाग 3 में की गई गारंटी की स्वतंत्रताएं एवं अनुच्छेद 21 के तहत भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है वह अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है मृत्युदंड। संविधान के अनुच्छेद जो कि अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है वह अनुच्छेद 21 होता है। उच्चतम न्यायालय के किसी मामले के निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उन्हें में शामिल किया गया उन्नी कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश के संदर्भ में। अब आता है क्वेश्चन आपका कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल है। पहला, धर्म प्रचार करने का अधिकार। दूसरा, सिक्कों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। तीसरा, राज्यों को समाज सुधारक विधि का निर्माण का अधिकार आता है। फिर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार के अधीन है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के। सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 का संबंध होता है धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के तहत आता है बौद्ध, जैन एवं सिख। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन। शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन में निषेध करता है या ऐसा निषेध पूर्ण निषेध होगा। सही सुमेलित है कि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलाश्रम का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता है।
सही सुमेलित दिया गया है कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण का जो है वह अनुच्छेद 29 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का संरक्षण प्रदान किया गया अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। इसमें क्वेश्चन में कथन और कारण दोनों दिए गए हैं, जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। कथन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को सभी को परिभाषित नहीं करता है। कारण कहता है कि संविधान केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करती है। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं, एक दूसरे का बस स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 16 का क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, वंश, जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 29 का क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अब आता है आपका अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 कहता है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 का क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 31 के क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है। सही कथन दिया गया है कि के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने की समिति के एक सदस्य हैं। दूसरा कहता है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। तीसरा आता है कि बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई और संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। तो इसके संदर्भ में सभी एक कथन है जो कि सत्य है। अब आता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जाते हैं मौलिक अधिकार। B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान के आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। कि कथन कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 32 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, और कारण कहता है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के बीच प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। फिर आता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करता है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। फिर आता है कि इस प्रलेख में एक रिट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय जारी करता है हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण को। सही सुमेलित दिया गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में टू हैव द बॉडी ऑफ, जिसमें हमें शरीर चाहिए। परमादेश के अंतर्गत बी कमांड करता है, हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण के अंतर्गत टू बी सर्टिफाई, पूर्णतः सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा में वाई वॉट अथॉरिटी किस अधिकारी से, प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालय का लेख होता है। तो इसके संदर्भ में ये सभी एक दूसरे से सुमेलित है। फिर आता है कि मौलिक कर्तव्य किसके अंतर्गत है, भारतीय संविधान का 42वें संशोधन के अंतर्गत यूज किए गए। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती के इससे संबंधित है। इंसानों के अनैतिक व्यवहार का निषेध संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। अब आता है आपका कि सही सुमेलित दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। उपाधियों का निषेध जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। संसद में मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार किसमें है, केशवानंद भारती बाद में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में मूल संरचना सिद्ध या मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में। मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों का सही कालानुक्रम है कि A.K. गोपालनवाद 1950, गोलाकनाथवाद 1967, केशवानंद भारतीवाद 1973, मिल्सवाद 1980 इसके अंतर्गत आता है। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है संविधान के 44वें अधिनियम 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार से
मौलिक अधिकार से हटा कर भाग 17 के अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बनाया गया जनता पार्टी की सरकार द्वारा 44वें संशोधन से। फिर आता है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक विधिक व कानूनी अधिकार है। भारत के संविधान में संपत्ति के अधिकार की स्थिति है कि वह विधिक अधिकार है और जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। समानता, स्वतंत्रता, धर्मपालन, समान आवास के अधिकारों में से भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान में कौन नागरिकों को नहीं दिया गया है सूचना का अधिकार। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं करते हैं व्यापार और व्यवसाय स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि उसमें वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की ओर अधर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को भी बाध्य किए करने वाले विधि को पाबंद नहीं होंगे। विदेशी नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अब आता है कि वे मौलिक अधिकार जो भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है वह भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। अब आता है आपका कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो गैर नागरिकों को उपलब्ध है। उसमें आता है विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, अधर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, संवैधानिक निराकरण का अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अब आता है भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में शामिल नहीं विरोध का अधिकार। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है कि अधिकार कर्तव्यों के साथ साथ सह संबंधित होते हैं। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करती है अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) में व के क्लॉज 2 में। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को 6 वर्ष की आयु में 14 वर्ष के बीच के 6 से 14 वर्ष के बच्चे के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 21(1) के तहत आता है। भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार प्रभावी है 1 अप्रैल 2010 से। कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें कथन और कारण दोनों सही हो। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। कथन कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। कारण कहता है कि यह एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या करने के लिए अपरिहार्य है। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा मकान का अधिकार में से कौन सा मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? वह शिक्षा का अधिकार आता है। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल के तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जाता है वह जीवन का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं किया गया है पारसियों को। फिर आता है भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न विशेष लाभ या लाभों का हकदार होता है। यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का संचालन करता है। यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ को प्राप्त करता है। अब आता है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 में। दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और 100 अभिशासन से संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। दोहरे दंड की धारा कायांतर विधि का यातना के विरुद्ध निषेध स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के निषेध में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। वह यातना के विरुद्ध निषेध आता है। अब आता है आपका सही बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है अनुच्छेद 22 में। अब आता है कि अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1 कहता है कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 4 कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 7 कहता है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सके जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निषिद्ध किया गया हो। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1 कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों का यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। अब आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण या निवारक निरोध अधिनियम 2000 अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है वह 3 माह के लिए। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को हनन करने के लिए
ऋण जारी करने के संदर्भ में सही कथन कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस ऋण का प्रयोग कर सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारता स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। अब आता है बल प्रलेख जैसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अब आता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए जिसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन आता है कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में पैरोल माना नहीं किया जाता है क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम होते हैं, तो इसमें आपका वो कथन दूसरा सही है। अब आता है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया वर्ष 1976 में। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है ग्रेट ब्रिटेन से। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा पूर्ति करने को कहा गया है कि बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसा मनुष्य के बिना परछाई वह अधिकार है। सही कथन दिया गया है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं। अब आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। अब आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं। समाजवाद, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी के संदर्भ में। फिर आता है कि संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन है। पहला कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या इन्फोर्सिबल नहीं है। और तीसरा, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा बनाने को प्रभावित करेंगे। अब आता है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के किस संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य को आदर्श के रूप में घोषित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया है प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसमें नोट दिया गया है कि यदि दोनों के साथ चयन का विकल्प ना हो तो इसका नीति निर्देशक तत्व नहीं होगा, तत्व ही होगा। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों के निर्बंधन नहीं करते हैं। अब आता है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के धन के केंद्रीकरण का उल्लंघन करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पुरुषों और स्त्रियों दोनों में समान रूप से समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित है। अनुच्छेद 40 भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया सही सुमेलित किया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आती है। अब आता है आपका कि अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के गठन कहा गया है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका की पृथक्करण है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास है और 39 में समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता है। अब आता है इसमें कथन और कारण दिए गए जिसमें कथन है कि मनरेगा हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण होता है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रवर्तित है। तो इसमें कथन ए सही है, कारण इसका गलत है। फिर आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सुमेलित किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। 43 का उद्योगों के प्रबंध में कारोबारों में भाग लेने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अब आता है सही सुमेलित दिए गए हैं कि समान न्याय और समान निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। कृषि और पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48 में। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में। पुरुषों एवं स्त्रियों द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ के अंतर्गत।
अब आता है सही सुमेलित में विषय और संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46 सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। अनुच्छेद 43 ग्राम पंचायतों का गठन और उसे स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करने के लिए अनुच्छेद 40 बनाया गया है। 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद किस माध्यम से श्रमिकों को प्रबंध भागीदारी सुनिश्चित की गई। अनुच्छेद 43 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए अन्य प्रावधान है। शोषण से बच्चों और अल्पवयों की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता में 39 पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण किस व्यायाधीश है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 50 द्वारा भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है। भारत की विदेश नीति संबंधित है। अनुच्छेद 51 से संविधान में जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत किया गया उसमें बच्चे, स्त्रियां और जनजातियां शामिल हैं। अब आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जिसमें मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अब नीति निर्देशक तत्व नहीं बल्कि मूल अधिकार है। मादक पेय पदार्थों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों में औषधि प्रयोजन में भिन्न उपयोग का प्रतिषेध है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मौलिक अधिकार भिन्न है क्योंकि निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार द्वारा परिवर्तनीय है। गांधीवादी सिद्धांत जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं वह ग्राम पंचायतों को संगठित करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। फिर आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह है जिनके बारे में शांत है संविधान शांत है, वह प्रौढ़ शिक्षा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है राज्य में सूचना का अधिकार। नीति निर्देशक तत्व है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हों, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, वह केटी साय ने किया है। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपबंधों में कौन सा पूरा करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव की रक्षा का प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य से। यह प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों की एक भाग है पर्यावरण के संरक्षण से। अब आता है मूल कर्तव्य के संदर्भ में। मूल कर्तव्य में आता है पहला कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखने की मूल कर्तव्य को रखा गया है तीसरे स्थान पर, जो कि अनुच्छेद 51 के तहत उपखंड गांव में आता है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है स्वर्ण सेवा समिति की अनुशंसा पर। स्वर्ण सेवा समिति 1976 के सदस्य शामिल है AR अंतुल्य, SS रे, CM स्टीफन आते हैं। संविधान के नागरिकों में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई 1976 के 42वें संविधान संशोधन में 3 जनवरी 1977 से। भारत के संविधान का वह भाग जो कि मौलिक कर्तव्यों में उल्लेखित है भाग 4A इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संवैधानिक में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों में सही एक उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। अब आता है भारतीय संविधान में अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं आम चुनावों में मतदान से। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द है संविधान से। भारत में मौलिक कर्तव्य हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववादी ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। फिर आता है आपका कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर
दूर रहना है। फिर आता है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य सम्मिलित है। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा व खोज की भावना का विकास, व्यक्तित्व सामूहिक कार्यकर्ता के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। ग्राम पंचायत और राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं वन्य प्राणी में से किस एक का संरक्षण भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य है? वह वन्य प्राणी का संरक्षण है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार शामिल है। अनुच्छेद 51 के उपखंड 6 में सही कथन दिया गया है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए और 51 में प्रत्येक भारतीय को मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। अब आता है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य वर्णित किए गए। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना और हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना है। मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्व हैं। यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थानों की रक्षा करना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं आते हैं लोक चुनाव में मतदान करने के संदर्भ में। अब आता है कि अनुच्छेद दिए गए हैं जिसमें भाग दिए गए कि भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मूल अधिकार से, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व से और 4 मौलिक कर्तव्य से। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे या उपबंध किया गया है मूल कर्तव्यों में। फिर आता है सही सुमेलित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अनुच्छेद 51 में। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, 51 के 6 में। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, अनुच्छेद 51 के 4 में। और ज्ञान की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। अब हमारा टॉपिक आता है राष्ट्रपति के संदर्भ में। राष्ट्रपति के संदर्भ में पहला आता है कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कथन एवं कारण दिए गए हैं कि कथन कहता है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति है और कारण कहता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। फिर आता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। इसमें कथन और कारण दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। कारण कहता है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनती है, जिसमें कथन और कारण दोनों सही और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। भारत के संविधान राष्ट्रपति का चुनाव किया गया है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आते हैं। इसमें नोट दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। अब आता है राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के संदर्भ में सही नहीं है कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। फिर आता है आपका कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में सही कथन है। पहला आता है कि प्रत्येक एमएलए की वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग होता है और लोकसभा के सदस्य के मत का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के मूल्य के समान होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या को विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है और वर्तमान स्थिति में जनसंख्या के आधार पर अभी निश्चित किया गया 1971 की जनगणना द्वारा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। एक सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, परंतु उसे निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई अनुच्छेद 57 में। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है? कितनी भी बार। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति 5 वर्ष में अपने पद पर रह सकता है अपने पद ग्रहण के दिन में। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है संसद के अभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 में बजट प्रक्रिया के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का या तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है राज्य की विधानसभा है। भारत के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दिशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक होना चाहिए, रिक्ति होने की तिथि के 6 माह के भीतर तक। अब आता है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से कर्तव्य नहीं निभा पाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है 6 माह तक। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कई उपराष्ट्रपति के भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। कथन और कारण दिए गए जिसमें कथन संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत में निहित है और कारण कहता है कि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे के स्पष्टीकरण नहीं है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधी और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया जाता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकती है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अभिव्यक्ति जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना के संबंध में है वह राष्ट्रपति के आशय से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही कथन है कि वह संसद का संगठक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किंचित परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक है। अब आता है आपका कि एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली जी भी विशेषाधिकार कहा है, वह है ज्ञानी जेल से। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की स्वाभाविक की शक्ति है कि किसी भी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, किसी विधेयक से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना होता है। निम्न विषयों पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं विधेयकों की स्वीकृति के लिए तैयार के दौरान। अब आता है आपका कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करना। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल जो कि वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे सहमति देता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने में रखा जाना है 6 सप्ताह तक। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री द्वारा। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक राज्य के राज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है उपराष्ट्रपति की। भारत संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंधित किया गया अनुच्छेद 160 में। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं दिया गया राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का। राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय की परामर्श करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श स्वीकार करना चाहिए। अब आता है कि संविधान के अनुसार शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है दोनों सदनों को संदेश भेजने की। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति आदि शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में सम्मिलित है क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और विलंबन। फिर आता है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार है औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र के। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संसद पटल में रखवाए संघ वित्त आयोग की सिफारिश है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिबंध को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति राज्यों के प्रतिवेदन को। वह संवैधानिक विशेष अधिकार जो राष्ट्रपति को नहीं है वित्तीय बिल को पुनर्विचार के हेतु लौटाना। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। फिर आता है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। कारण कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति का पद अमेरिका की राष्ट्रपति से मिलता है। तो इसमें कारण गलत है, कथन सही है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि भारत का कथन और कारण में ही दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण कहता है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बना सकते।
इसमें कथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। इसमें आता है कथन और कारण दिए गए कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ने है, तो कारण कहता है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो इसमें कथन सही है, कारण गलत है। अब आता है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? वह बिहार से थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चुने गए। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण नीलम संजीव रेड्डी है। अब आते हैं राष्ट्रपति और उनकी कार्यकाल की अवधि। फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल 1974 से 77 तक रहा। एन संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982। जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1967 से 69। बीबी गिरी का कार्यकाल 1959 से 1974 तक रहा। अब आता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकटरमण में से राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे। सिर्फ नीलम संजीव रेड्डी थे जो कि राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे। एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर वेंकटरमण राष्ट्रपति होने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे। अब आता है फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी में से कौन भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष रहे। भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन को। भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है बीबी गिरी। भारत के राष्ट्रपति जिन्हें मिसाल मैन की संज्ञा दी गई है वह एपीजे अब्दुल कलाम है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से कौन एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। वे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, तो वह बीबी गिरी रहे। सत्य कथन दिए गए हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अब आता है कथन और कारण, जिसमें कथन कहता है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण कहता है कि राष्ट्रपति का वेतन संवैधानिक से ऊपर होता है, जिसमें कथन और कारण दोनों ही गलत हैं। नोट दिया गया है कि राष्ट्रपति पर उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में दीवानी या सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। प्रतिभा पाटिल, गणतंत्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी थी? व्यक्ति के रूप में 12वीं और कार्यकाल के रूप में 14वीं बनी हुई थी। अब आता है आपका कि द्रौपदी मुर्मू भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौनवें नंबर की? व्यक्ति के रूप में 15वीं और कार्यकाल के रूप में 17वीं। भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इसके बाद अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति राष्ट्रपति के संदर्भ में दी गई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुके थे डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया एडविन लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार रहे हैं। अब आता है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिनके सदस्य संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य शामिल हैं। सही कथन दिए गए हैं कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप में होता है। कथन और कारण है, जिसमें कथन कहता है कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो। और कारण कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपयुक्त वक्तव्यों में से प्रक्षेप में सही उत्तर है कि दोनों एक दूसरे में सही और एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सही कथन दिया गया है कि उपराष्ट्रपति किसी भी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होगा जितना राष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कि पहला आता है कि भारत के द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। दूसरा आता है कि उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है। तीसरा आता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा आता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में।
अब आता है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है राज्य परिषद या राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जिसके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में सही है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होंगे। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गई कार्यविधि भी मान्य होती। राज्यसभा का सभापति पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब आता है किस सभा की अध्यक्षता में ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसका सदस्य नहीं है? राज्यसभा। यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कथन सही है कि इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे और इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर निर्वहन करेंगे। अब आता है ये महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त के पद पर रहे। वह डॉक्टर एस राधाकृष्ण, बी गिरी और KR नारायणन रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 12वें नंबर के और भारत के 14वें राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। अब आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। सही कथन दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है केंद्रीय सरकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान दिया गया है प्रधानमंत्री के दायित्व से संबंध में कैबिनेट से सम्मिलित होती है। कैबिनेट केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक भी बार प्रयोग हुआ है कि अनुच्छेद 352 में। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार दिए गए हैं जिसमें पहला आता है कि N गोपाल स्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। और दूसरा कथन आता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो उपयुक्त कथन में से कथन है कि दूसरा कथन इसमें सही है। अब आता है संसदीय शासन में वास्तविक और कार्यपाल का शक्ति होती है किसके अंतर्गत? यह शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। संघ सरकार के संदर्भ में सही है कि यह एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर सरकार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाना है। सही कथन कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपाल का कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर हुई है यह कही जाएगी। अब आता है आपका कि राष्ट्रीय भारत के प्रधानमंत्री के उच्च सदन के सदस्य होते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। भारतीय संविधान का प्रावधान जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति विवेचित करता है अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री कार्यालय अस्तित्व में आया 1977 में। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक सदन की अध्यक्ष सदस्यता लेनी आवश्यक है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। फिर आता है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया था संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के रूप में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन अपने पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। अब आता है भारत की संसद के संदर्भ में सही है कि भारत संविधान में एक संसदीय प्रणाली सरकार का प्रावधान है। संसद के सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेह है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत 75(3) के अंतर्गत। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थिति है कि राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहेगी। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाएगा। अप्रदिष्ट मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक प्रभार को ग्रहण
निर्वाह करेगी। सही कथन दिया गया है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी। विधि निर्माण हेतु इस प्रस्ताव के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि परिपाटी के रूप में पालन किया गया कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब आता है भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है यह विश्वास प्रस्ताव। अब आता है भारत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अपना त्यागपत्र देने पर भारत के एक मंत्री अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है स्पीकर की। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के लिए सही कथन दिया गया है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जाता है। अब आता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है विधायिका के। वह नेता जो नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने, कैलाशनाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन रहे हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुगम चेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था और 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन रहे थे? B.R. अम्बेडकर। भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है बजट शब्द का। भारत के बारे में राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री देवगौड़ा। प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल से संदर्भ में क्रम दिया गया है जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्य 2 दिसंबर 1889 से 10 नवंबर 1990। फिर आता है चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। H.D. देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहे। नोट दिया गया है कि उपयुक्त अवधि के अतिरिक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 की संक्षिप्त अवधि में प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, वह टोटल 13 दिन के लिए। अब आता है कि एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई है वह लाल बहादुर शास्त्री हैं। देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, नरसिंह राव, चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। चंद्रशेखर। देवगौड़ा, I.K. गुजराल, चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य रहे? चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल की संसद में कहीं भी उपस्थित नहीं रहे वह चौधरी चरण सिंह। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं जिसमें रहे BP सिंह, R. वेंकटरमण, Y.V. चंद्र चौहान और प्रणब मुखर्जी ये वित्त मंत्री भी रहे। अब आता है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? PV नरसिंह राव। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संदर्भ में सही है कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि मनमोहन सिंह रहे। कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें कथन कहता है कि मंत्री नीति बनाते हैं, लोक सेवक उनका कार्यान्वयन करते हैं। कारण कहता है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत का कार्य करता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें कथन कहता है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्र रखते हैं। कथन गलत है, कारण सही है। कथन और कारण दिया गया है जिसमें कथन कहता है किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। कारण कहता है कि उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है लेकिन इसकी कोई व्याख्या नहीं है। कैबिनेट समितियों के संबंध में सही कथन दिया गया है जिसमें आता है कि संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। दूसरा आता है कैबिनेट समितियों में प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकरण है मंत्रिमंडल कैबिनेट सचिव का। सही कथन दिया गया है कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान संशोधन में से एक जो बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री के सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन में
केंद्रीय सरकार के संदर्भ में है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालय की संख्या होती है 18। वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्रालयों की संख्या कुल 52 है। आधिकारिक दस्तावेज भारत के संविधान से संबंधित श्वेत पत्र से प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग की गई जाएगी जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति को प्रयोग जिनमें कोई अड़चन न हो और कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अनुच्छेद 257 संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने का आधार है गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है, किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से। मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य दिए गए हैं कि मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करना है, तो इसके प्रमुख कार्य हैं। इसमें प्रधानमंत्री दिए गए हैं जिनके संदर्भ में इनके जो घाट दिए गए उनके संदर्भ में है। समाधि स्थल के संदर्भ में कि JL नेहरू शांतिवन, JLB शास्त्री अटल बिहारी शास्त्री विजय घाट, फिर आता है आपका इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी वीर भूमि, तो ये प्रमुख इनके समाधि स्थल है। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसको सौंपा गया था? स्मृति ईरानी को। और स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया था 1951 में। अब आता है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और CAG के बारे में। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी में से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। भारत का महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर आता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या मुख्य परामर्शदाता महान्यायवादी है। अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकारी होता है महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी के विषय में कहा गया है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होते हैं। महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्रदान करता है जो राष्ट्रपति अवधारित करे। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही कथन दिया गया है कि महान्यायवादी के पद पर एक ऐसी व्यक्ति नियुक्त होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह, तो महान्यायवादी को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। अब आता है संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने हुए भी उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो होता है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं होता है, वह भारत के अटॉर्नी जनरल को होता है। फिर आता है कि भारत के महान्यायवादी भारत के भारत के मुख्य न्यायाधीश में से वह जो कि संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में आता है कि वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा के सभा में बोल सकता है, वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है। तो इसके संदर्भ में ये सभी सत्य है। सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी या न्यायिक सलाहकार। भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अब आता है आपका कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श किसके द्वारा दिया जाता है? एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियुक्ति होती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन संविधान द्वारा किया गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में है कि पहला कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। तीसरा कि सेवानिवृत्ति के बाद वह अन्य सेवाकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। चौथा, उन्हें राष्ट्रपति पद से युक्त नहीं कर सकता बल्कि उसे उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब आता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता अपितु औचित्य सुनिश्चित करना भी है। कारण कहता है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। कथन और कारण में से दोनों सत्य हैं जो एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अब दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है। पहला कि भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। दूसरा, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं में होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। और तीसरा आता है कि सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। अब इसमें सत्य कथन दिए गए हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत के संविधान में संचित निधि में संदेह है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय में भाग में रखे गए भंडारों, स्टॉक व लेखाओं की
लेखा परीक्षा करने और उसे बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार प्राप्त होगा। अब आता है लोक निधि के फलोत्पादक और आशयत प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व है कि कैग के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है और कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियों तो उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्हें लोक निधि प्रबंधन के कानून का उल्लंघन किया गया हो। तो इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी संसद की होती है। संसद की लोक लेखा समिति की बैठक की उपस्थिति रहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है, अनुच्छेद 149। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसी पद से हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के संबोधन में राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर या नामंजूर करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक मित्र या मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक की कर्तव्यों, शक्तियों, सेवाओं इस अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण ऑडिटिंग को पृथक करता है। SCAG के लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह 1976 के संशोधन में लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। लोक वित्त सरकार की वित्तीय कार्यकलापों का अध्ययन के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन आता है। भारत के कैग के नियंत्रक एवं कार्य के संदर्भ में लोक वित्त के संरक्षक के रूप में और गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेगी, यहाँ से हम शुरू करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।